हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए, आपने अब तक दो लॉ सीख लिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया था, और दूसरा सीखा न्यूटन सेकंड लॉ जो कि मास और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी से रिलेटेड था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड था। वो दोनों चीजों में आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी होगी, अफेक्ट ऑफ फोर्स। चाहे हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को देखें तब भी हम बोलते हैं कि फोर्स अप्लाई करके ही चेंज ऑफ स्टेट होगा, चाहे वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो या मोशन हो। या सेकंड लॉ में देखें तो फोर्स के अप्लाई करने से ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, या चेंज ऑफ वेलोसिटी इन द यूनिट टाइम होगा। यानी कि फोर्स तो आ ही रहा है, और जब भी कोई फोर्स लग रहा है तो उसके रिलेशन में हमने दोनों सिचुएशन में फर्स्ट और सेकंड लॉ में देखा कि एक ऑपोजिंग फोर्स भी लगने लगता है। तो एक ये नेचर का, प्रकृति का नेचुरल लॉ है जिसे न्यूटन ने एक्सप्लेन किया कि हमेशा फोर्सेस पेयर में लगते हैं। ये बात आज आप सीख लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसे दूर कर दीजिए। हमेशा फोर्सेस पेयर में लगते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लें, कोई भी काम इस दुनिया में हमेशा जोड़े में होता है, पेयर में होता है। कोई पर्सन अगर ये कहे कि मैं ये काम अकेले करता हूं, नो। अरे मैं अपनी बात करूं, मैं कहूं कि मैं पढ़ाता हूं, तो मैं किसको पढ़ाता हूं? आपको पढ़ाता हूं, स्टूडेंट्स को। तो इस टीचर की एग्जिस्टेंस तभी है जब सामने स्टूडेंट बैठा हुआ है, और उस स्टूडेंट की एग्जिस्टेंस तभी है जब टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, दो लोगों की जरूरत है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि दोनों लोग जो आमने सामने हैं, जैसे कि यहां टीचर और इधर स्टूडेंट, दोनों के बीच में ऑपोजिट नेचर होनी चाहिए। मतलब मेरे को न्यूटन थर्ड लॉ आना चाहिए पढ़ाना, और आपको नहीं आना चाहिए। वो आप सीखेंगे। अगर आपको आता होता तो आप मेरा वीडियो क्यों देखते? सोच के देखिए। तो मेरे सामने बैठ के कोई टीचर नहीं मुझसे पढ़ रहे हैं, आप पढ़ेंगे। तो मतलब हमारी आपकी नेचर में डिफरेंस है, और बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अगर मैं नॉर्थ पोल हूं तो आप साउथ पोल हैं। और तीसरी बात, हम जो आपको सिखाएंगे वो आप सीखेंगे, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तभी तो सीख पाएंगे। तो तीन बातें आ गई ना। एक तो पेयर में फोर्सेस लगेंगे। मैं अपना फोर्स लगा रहा हूं सिखाने के लिए, आप अपना फोर्स लगा रहे हैं सीखने के लिए, ऑपोजिट नेचर में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन दोनों लोग फोर्स लगा रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। ये प्रिंसिपल दुनिया में हर जगह अप्लाई होता है। आप मैथमेटिक्स में प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं, तो देखिए, आप सिर्फ प्रॉफिट नहीं पढ़ते हैं, आप सिर्फ लॉस नहीं पढ़ते हैं, आप प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस दुनिया में किसी को लॉस हुआ उतने ही रुपए का जितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि टोटल मनी तो उतनी ही है। जिसे हम फिजिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाना। तो हर चीज बहुत इंटर रिलेटेड है। अगर आप सोच के देखें तो हर चीज को रिलेट हो जाएगी, और बड़े इंटरेस्टिंग वे में आपको यह बात समझ में आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके हिसाब से मैंने आपको भी न्यूटन थर्ड लॉ का एक थीम बता दिया। अब हम उसको फिजिक्स की भाषा में अगर लैंग्वेज को लिखना चाहें तो देखिए, दो शब्दों का यूज करते हैं, एक रिएक्शन फोर्स और एक एक्शन फोर्स। अब मैंने अगर कोई एक्शन किया, यानी कि पढ़ाया, तो आपको समझ में आया, तो उधर से आप कहेंगे हां सर समझ में आ गया, तो वो रिएक्शन हो गया। आपने कहा सर नहीं समझ में आया, तो उधर से एक रिएक्शन आया, तो मैंने उसके अगेंस्ट एक एक्शन किया कि आपको फिर से पढ़ाया। तो देखिए, दो फोर्सेस हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो जब हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करेंगे तो दो शब्दों का यूज करेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि दो बॉडीज इंटरएक्ट करें, जैसे हम और आप इंटरएक्ट कर रहे हैं इस समय। तो देखिए, इन एन इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडीज के इंटरेक्शन में, इन एन इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमेशा होगा, यही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है।
अब इसको एलैबोरेट करते हैं दो एग्जांपल्स लेके। ये देखिए, एक ये बॉडी है, कोई बॉल है, और एक ये दूसरी बॉल है। इस बॉल का नाम हमने ए दे दिया, इस बॉल का नाम बी लिख दिया, और ये दोनों आई और टकरा गई आपस में आके। तो देखिए, जब टकराई मींस कोलिजन हुआ, कोलिजन मींस एक दूसरे पे फोर्स लगाया दोनों ने। तो क्या हुआ, इस बॉडी ने, जो बी बॉडी थी, बी ने ए की तरफ फोर्स मारा। देखिए ये एरो जा रहा है इधर से इधर की ओर, बी से ए की ओर, और ए ने धक्का मारा बी पर, तो ये फोर्स लगा। तो हमने इसके नाम लिख दिए। जब ए ने, ये बॉडी ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया तो उस फोर्स को लिख दिया एफ ए बी, द फोर्स एक्टेड बाई ए ऑन द बी, फोर्स एक्टेड बाई ए ऑन द बी। और जब ये फोर्स लिखा हमने तो इसको लिख दिया फोर्स एक्टेड बाई बी ऑन द ए, यानी बी के थ्रू ए पे लगाया फोर्स, इधर की तरफ ये आ रहा है और ये जा रहा है एफ ए बी। तो देखिए, जब ये बॉडी आई और इसने इस पे धक्का मारा, तभी तो इसने इसको धक्का मारा। तो हमने लिखा, अगर ये फोर्स और ये फोर्स का रिलेशन देखें तो ये फोर्स जब इधर को लगा एफ बी ए, तो इसे एक्शन फोर्स बोला। तो अगर ये एक्शन फोर्स है तो इसके रिलेशन में जो दूसरा फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा वो उसका रिएक्शन फोर्स होगा। और एक आइडियल कंडीशन में अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एफ ए बी रिएक्शन फोर्स और एफ बी ए, देखिए दोनों आपस में इक्वल होंगे, लेकिन इनके बीच में यहां पर एक साइन आएगा नेगेटिव का, मतलब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, लेकिन इन रिलेशन टू मैग्नीट्यूड एक्शन और रिएक्शन फोर्स आपस में इक्वल होंगे, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे, नेगेटिव साइन के साथ आ गया। इसे कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मींस एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक्ट करते हैं जब दो बॉडीज इंटरैक्ट करती हैं और वो दोनों एक दूसरे पे एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, फोर्स का ट्रांसफर करते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, एक्सेलरेशन आता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इससे। लेकिन वो दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। सिंपल सी बात। कंक्लूजन फिर आ गया कि हमेशा पेयर में ही फोर्स एक्ट करेंगे। दुनिया में आप कोई एग्जांपल ऐसा नहीं ला सकते हैं जहां कहें कि फोर्स अकेले एक्ट कर रहा है। सेकंड एग्जांपल देखिए एक वॉल है, ये दीवार पे हमने एक हुक लगा के, ये रिंग लाइक हुक है, इससे स्प्रिंग बैलेंस को बांध दिया। इस स्प्रिंग बैलेंस से हुक लगा के दूसरा स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, ये स्प्रिंग बैलेंस ए और ये स्प्रिंग बैलेंस बी, और इधर से पकड़ के आपने इसको खींचा। जब आप इसको इधर को हाथ से खींचेंगे तो देखिए ये इनफैक्ट वॉल पे फोर्स लगेगा तो ये इधर को खींचेगा, तो ये फोर्स इधर को लगेगा, ये एक्शन है क्योंकि आप यो खींच रहे हैं। तो एक्शन फोर्स है एफ बी ए, तो इधर को खिंचा होगा। जैसे ही इधर को ये स्प्रिंग बैलेंस खींचेगा तो इधर से ए की तरफ से बी की ओर एक फोर्स लगने लगेगा जिसे हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स एफ ए बी, बिल्कुल वही तरीके से। तो देखिए आपने ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स लगा लिए। एक्शन और रिएक्शन फोर्स आप किधर की तरफ लगा के लिखेंगे ये कोई नियम नहीं है। आप अगर एक फोर्स को एक्शन फोर्स कर रहे हैं, जो एक्ट कर रहे हैं, तो उसके जो ऑपोजिट होगा वो रिएक्शन फोर्स होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्शन फोर्स 4 kgf है, तो रिएक्शन फोर्स भी 4 kgf है। यानी जितना जोर से आपने इस स्प्रिंग बैलेंस को खींचा उतना ही जोर से उधर को फोर्स लगा, तो इस दूसरे स्प्रिंग बैलेंस में भी रिएक्शन फोर्स में रीडिंग 4 kgf आ गई। मतलब दोनों तरफ से फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इसके ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जिसको अभी अब हम लोग कई सारे एग्जाम्पल्स को यहां पे इसी एक्शन और रिएक्शन के रिलेशन में डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ के कुछ एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करें तो देखिए आपके सामने ये पहला एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहां पर ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, टेबल के ऊपर एक बुक रखी है। अब देखिए क्या क्या होता है। सोचने की बात है, ये बुक टेबल के ऊपर क्यों रखी रहती है, क्योंकि इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं, दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और वो एक दूसरे से इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं, तो बैलेंस कर देते हैं। किस तरह से, जब आप किताब को इस टेबल पे रखते हैं तो वेट ऑफ द बुक, उस किताब का जो वजन है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, W, ये नीचे को लगने वाला फोर्स है, इसे हम कहते हैं एक्शन फोर्स। यानी जैसे ही आपने किताब को टेबल पे फ्लोर पे रखा, वेट ऑफ द बुक एक्ट डाउनवर्ड, नीचे की ओर एक्ट करने लगता है, जिसे हम एक्शन फोर्स कहते हैं।
और जब ये एक्शन फोर्स लग रहा है नीचे को, तो ये जो टॉप ऑफ द टेबल है, टेबल टॉप से ऊपर की ओर, जिसे एक रिएक्शनरी फोर्स, रिएक्शन फोर्स कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं, वो लगने लगता है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगने लगता है, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। इट इज एक्टिंग अपवर्ड, ऑपोजिट टू द downward action force, means reactionary force is acting upward, it is equal to but in opposite direction to the weight of the book downward होता है। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी दीवार पे धक्का दे रहा है, अब हम पुश करते हैं बॉल को। जब आप देखना दीवार पे धक्का मारते हैं तो आपकी हथेली दब जाती है, तो आपने फोर्स लगाया, मींस मैन इज पुशिंग द बॉल बाय अप्लाइंग द फोर्स। तो ये एक्शन फोर्स है, इधर को देखिए, ये एक्शन फोर्स है। तो वॉल आपको छोड़ेगी नहीं, इक्वल मोमेंटम से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, जिसे कहते हैं रिएक्शनरी फोर्स बाय द वॉल ऑन योर पाम्स। आपके हाथ दबने लगते हैं। आप बहुत जोर से मार दीजिए हाथ, तो आपको उतनी जोर से चोट लगती है। क्यों लगती है? इसलिए नहीं लगती कि आपने वॉल को मारा, आपने वॉल को मारा तो चोट आपको लगी, क्योंकि वॉल भी तो उतनी जोर से आपको मारती है। इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगने लगता है। थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। शोर के किनारे आप हैं, ये नदी का किनारा है और ये नदी में नाव है, उस पर एक आदमी खड़ा है, वो चाहता नाव बाहर की ओर पानी में चली जाए। तो वो क्या करता है, ओर या डंडे से, बांस से, बाम्बू से उस शोर पे इधर को धक्का देता है। तो देखिए ये फोर्स इधर को लग रहा है, शोर की तरफ को, एक्शन फोर्स है। विद द हेल्प ऑफ बैम्बू ही अप्लाई द एक्शन फोर्स टुवर्ड्स द शोर। तो रिएक्शनरी फोर्स क्रिएट हो जाता है इक्वल मैग्नीट्यूड का, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है और बोट पानी में चली जाती है आगे की ओर। थर्ड आते हैं, फोर्थ पे आते हैं। आप फायर करते हैं गन से, तो एक फोर्स लगने लगता है किस पर, बुलेट पे। आपने ट्रिगर दबाया तो बुलेट अंदर से निकली और बाहर भागी निकल के, तो बुलेट पे हिट करती है ट्रिगर, तो बुलेट निकल के आगे जाती है। वो एक्शन फोर्स ऑन द बुलेट है, तो आपकी पिस्टल पीछे को हटती है, वो रिएक्शन फोर्स है। रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन गन, और हमें लगता है पीछे को झटका लग रहा है। तो देखिए ये 4 एग्जाम्पल आपने समझ लिए। अगले कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स और देख लें न्यूटन थर्ड लॉ के, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं। देखिए रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट जब उड़ता है, चाहे वो दिवाली वाला पटाखा हो जो आप उड़ाते हैं रॉकेट, या असली रॉकेट हो, सब में एक ही लॉजिक लगता है। देखिए रॉकेट के अंदर गैसेस भरी हुई होती हैं, फ्यूल गैस होती हैं, और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में, कि रॉकेट प्रोपल्शन में उसका मास कम होता चला जाता है चेंज ऑफ मोमेंटम के कारण, और स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो देखिए जो फ्यूल गैस है वो नीचे को इग्नाइट होती हैं, जब वो बर्न होती हैं तो निकल के नीचे को जाती हैं, डाउनवर्ड जाती हैं। तो वो एक्शन फोर्स है, जो एक्शन फोर्स के कारण नीचे को बहुत तेजी से फ्यूल गैस बर्न आउट होकर निकलती हैं। तो रॉकेट का वजन कम होता है और रॉकेट प्रोपल्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन फोर्स नीचे को विद द हेल्प ऑफ फ्यूल गैस हो रहा है टुवर्ड्स द ग्राउंड, और उसके कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रहा है, जिससे रॉकेट प्रोपल्शन होता है, रॉकेट ऊपर को उड़ जाता है। एक बात अब हम अपने चलने में देखें, बड़ा कॉमन फैक्टर है ये, हम हमेशा चलते हैं तो कैसे चलते हैं, कैसे फोर्स लगा के चलते हैं। तो देखिए हमारा जो पिछला पैर है, इस पैर से हमने, देखिए ये फुट पे आपने पैर को दबाया यहां, अगर हम इसको देखें तो देखिए हम दबाते हैं अपने पंजे से पैर को, फुट को नीचे को दबाते हैं ग्राउंड पे, तो देखिए ये फोर्स लगा डाउनवर्ड, F1 फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द ग्राउंड है। ये देखिए जब आप ये इस तरह से फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन ग्राउंड, इसे एक्शन फोर्स कहते हैं। तो एक्शन फोर्स के रिलेशन में रिएक्शन फोर्स होता है किस पर, एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द फुट ऑफ मैन, मैन के पैरों पे, पंजों पे ग्राउंड के थ्रू जो फोर्स लगता है वो रिएक्शन फोर्स है, और हम उस झटके से आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप ये बैलेंस कर लेते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स, तो ढंग से चलते चले जाते हैं। अगर आप ये बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो लुढ़क के गिर जाते हैं। यही एक कॉन्सेप्ट है मूवमेंट का। तो एक्शन और रिएक्शन को समझ में आना चाहिए। आप एक्शन नीचे को करते हैं, जब आप एक्शन करते हैं तो रिएक्शन होता है और आप आगे को बढ़ जाते हैं। इन दिस वे यू हैव स्टडीड अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।